नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर, आईटी और दूरसंचार से रिलेटेड समस्त ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पॉडकास्ट क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है एक डिजिटल पैड, बी है एक विशिष्ट विषय से संबंधित डिजिटल माध्यम जिसमें ऑडियो या वीडियो से संबंधित एपिसोड होते हैं। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डाकपत्र और ऑप्शन डी है नई तकनीकी का ईयरफोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पॉडकास्ट एक विशिष्ट विषय संबंधित डिजिटल माध्यम ऑडियो या वीडियो वाला कोई एपिसोड होता है, या यूँ कह लीजिए ये एक मीडिया संचिका से संबंधित है जो इंटरनेट फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है, जिसे हम किसी प्रकार के कंप्यूटर या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जैसे आईपॉड, स्मार्टफोन इत्यादि द्वारा रन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके द्वारा किए गए कार्यों का एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जिसे इंटरनेट का उपयोग करके लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण किया जाता है क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है पॉडकास्टिंग, बी है वेबकास्टिंग, सी है कास्टिंग और डी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबकास्टिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके द्वारा किए गए कार्य का एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके लाइव वीडियो या ऑडियो का प्रसारण किया जाता है उसे वेबकास्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी टेक्स्ट का वह भाग जिसके नीचे रेखा खींची गई होती है और इसमें किसी अन्य पन्ने या वेब पेज का पता दिया होता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हाइपरलिंक, बी हाइपरटेक्स्ट, सी वेब टेक्स्ट और डी ब्लॉग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर में जब भी हम किसी प्रकार की वेबसाइट इत्यादि ओपन करते हैं तब हम देखते हैं कि वेबसाइट में जो कोई विशेष शब्द होता है उसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन होती है। जैसे ही उसमें हम क्लिक करते हैं तो नई वेबसाइट पे हम पहुंच जाते हैं और उससे संबंधित जो और विस्तार में जानकारी होती है उसमें दी होती है। तो याद रखिए, इसे कहते हैं हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन कौन प्रदान करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बी इसरो, सी नेस्कॉम और डी एनआईसी। तो दोस्तों ये भारत की जो विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे जितनी वेबसाइट चलती हैं और जो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जैसी बातें हो रही हैं तो उनको समर्थन कौन प्रदान करता है, मतलब उन्हें चलाता कौन है, ये आपको बताना है। तो उसमें सपोर्ट प्रदान करता है ऑप्शन नंबर डी है एनआईसी। भारतीय सरकार निकाय और नेटवर्क का आधार ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान करता है एनआईसी, यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 1976 में नई दिल्ली में हुई थी और लगभग सभी सरकारी वेबसाइट्स को विकसित प्रबंधित करने के लिए यह जिम्मेदार है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो सूचना विज्ञान सेवाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संगठन के रूप में स्थापित है। तो आप याद रखेंगे, सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान करता है एनआईसी। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए कौन सी धारा में दंड देने का प्रावधान है। ऑप्शन दिए हैं। ए 66F, बी है 66B, सी है 67B और डी है 50A। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66F। आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए जो जिम्मेदार धारा है वो है 66F। इसमें किसी प्रकार के साइबर आतंकवाद से संबंधित अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इस धारा के तहत प्रावधान है, उसे दंड दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें से मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी किसका नारा है। तो विभिन्न प्रकार के वर्तमान में ऑनलाइन सिस्टम मौजूद हैं, आपको बताना है ये जो कोटेशन दिया है इसमें से मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी ये नारा किसका है। ऑप्शन ए है स्वयं, बी है वन ड्राइव, सी है डिजी लॉकर और डी है गूगल ड्राइव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के विषय में बात करें तो इस सेवा का जो प्रथम संस्करण जिसे बीटा संस्करण भी बोलते हैं 2015 में शुरू किया गया था
और बाद में 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें थोड़ा स्पेस भी दिया जाता है यूज़र को। शुरुआत में इसमें स्टोरेज 100 MB था और बाद में इसे बढ़ाकर 1 GB कर दिया गया, और उसके बाद में जो भी फाइल इसमें अपलोड की जाती है उसका आकार 10 MB से अधिक नहीं हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के अपने दस्तावेज सेव करके डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं, और जब भी कहीं आवश्यकता होती है तो डायरेक्ट इसका उपयोग करते हुए वो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण नियम 2016 के किस नियम के अनुसार डिजी लॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं। इससे पहले हमने बात की है कि ये दस्तावेज जो इसमें रखे जाएंगे वो कहीं पे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं और ये मूल दस्तावेजों की तरह ही होगा। तो आपको बताना है किस नियम के तहत ये आए हैं। ऑप्शन दिए हैं, ए है नियम 7B, बी है नियम 8A, सी है नियम 9A और डी है नियम 9B। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है नियम 9A। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के जो नियम 9A है उसमें यह सुविधा दी रखी है। उसमें यह बताया गया है कि इसमें जो भी दस्तावेज रखे जाएंगे वो मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आईसीटी के भाग हैं, तो आपको बताना है आईसीटी के भाग कौन कौन से हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और नेटवर्क। ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल। सी है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और मेमोरी। और डी है कंप्यूटर, एलसीडी, प्रोजेक्टर और इंटरनेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आईसीटी के भाग में शामिल होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता, नेटवर्क। इसके अलावा डेटा भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधि जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाई जाती है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पेटेंट, बी पायरेसी, सी कॉपीराइट और डी हैकिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरेसी कहलाती है। तो ऐसी गतिविधि जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाई जाती है और उससे चलाया जाता है, इसे पायरेसी बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और ये अवैध होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मूडल्स एक शिक्षण मंच है। तो मूडल्स एक शिक्षण मंच है, पहले ही बता दिया है। इसका उपयोग क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा में मदद करना, बी शिक्षकों को तकनीकी रूप से ट्रेन करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म, सी ऑनलाइन रिजल्ट देखने और अपडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और डी है मौजूदा शिक्षण वातावरण को बढ़ाने और ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मूडल है उसका उपयोग शिक्षण वातावरण को बढ़ाने और ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मार्टिन डोगियामास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और ये एक शिक्षण मंच है जिसका उपयोग मौजूदा शिक्षा वातावरण को बढ़ाना, ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ई लर्निंग टूल के रूप में मूडल ने कई सुविधाएं विकसित की हैं जिन्हें अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मानक माना जाता है, जैसे कैलेंडर, ग्रेड बुक इत्यादि। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब की गई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 20 फरवरी 1997, बी 15 अगस्त 1997, सी 13 अप्रैल 1995 और डी 1 अगस्त 1995। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी 1997। यानी ट्राई की स्थापना जो की गई थी वो 20 फरवरी 1997 की गई थी। डेट याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। तो आपको बताना है भारत में कंप्यूटर सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय पुरातत्व संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी प्रधान डाकघर नई दिल्ली, सी प्रधान डाकघर बेंगलोर और डी भारतीय पुरातत्व संस्थान कोलकाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधान डाक टिकट यानी डाकघर बेंगलोर में भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, संबंधित फील्डों का संग्रहण क्या कहलाता है। जो फील्ड दी गई है होती हैं, ठीक है, तो विभिन्न फील्डों को संग्रहित करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी डेटाबेस और डी फोल्डर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
रिकॉर्ड। किसी फील्ड का संग्रहण रिकॉर्ड कहलाता है, इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमरिक डेटा का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पहाड़े, सी गुणात्मक विश्लेषण और डी किसी कर्मचारी का पता। तो जिसमें नॉन न्यूमरिक डाटा होता है वो आपको खोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कर्मचारी का पता। ये नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। इसके अलावा प्राकृतिक संख्याएं, पहाड़े, गुणात्मक विश्लेषण, ये सभी के सभी न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है? ऑप्शन ए डेटा, बी निर्देश, सी सूचना और डी भ्रमण। तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम क्या हो सकता है, आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना। कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को हम सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, और इसमें जो इनपुट होता है उसे हम डेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर का नाम। ऑप्शन ए सत्या नडेला, ऑप्शन बी पॉल एलन, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन डी है वॉन न्यूमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पॉल एलन। पॉल एलन ने बिल गेट्स के साथ मिलकर के इसकी नींव रखी थी। और अगर सत्य नडेला की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और ट्यूरिंग की बात करें, एलन ट्यूरिंग की अगर बात करें तो एलन ट्यूरिंग व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक इन्हें कहा जाता है। और वॉन न्यूमैन की अगर बात की जाए तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इन्होंने एक दिया था जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट कहा जाता है। और इसे वॉन न्यूमैन मॉडल के नाम से भी जानते हैं या प्रिंसटन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूरा करता है? ऑप्शन दिया है, ए सीपीयू, बी रैम, सी इनपुट डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण के कार्यों को पूरा करने वाला क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। तो सीपीयू कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करते हैं तो शॉर्टकट कौन सा यूज़ करते हैं? जनरली आप वर्ड, पावर पॉइंट या फिर वर्ड पैड, नोट पैड, सभी प्रकार के जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं सभी में इनका यूज़ होता है जनरली। ऑप्शन ए है Ctrl+N, बी है Alt+N, ऑप्शन सी है Alt+Ctrl+F और ऑप्शन डी है Ctrl+F। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+N। यानी किसी प्रकार के न्यू डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो या अन्य कोई एप्लीकेशन, तो Ctrl+N का हम जनरली यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, SQL का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, ऑप्शन बी है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्टैटिक क्वेरी लैंग्वेज और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। SQL का पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक मानकीकृत प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है जिसका उपयोग संबंधपरक डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए और डेटा पर विभिन्न प्रकार के संचालन कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइफाई क्या है? तो लाइफाई क्या है? ऑप्शन ए है वाईफाई का दूसरा नाम, ऑप्शन बी है लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराती है और ऑप्शन सी है एक स्पेस टेक्नोलॉजी तथा ऑप्शन डी है एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइफाई लाइट का इस्तेमाल कर इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली एक युक्ति का नाम है और इसके आविष्कार करने का श्रेय प्रोफेसर हेराल्ड हास को दिया जाता है। और लाइफाई का अगर पूरे नाम की हम बात करें तो ये है लाइट फिडेलिटी। इसमें जो है लाइट का इस्तेमाल करके इंटरनेट सुविधाएं या डाटा ट्रांसफ़र इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए IP, ऑप्शन बी UDP, ऑप्शन सी TCP और ऑप्शन डी है FTP।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीसीपी। टीसीपी का उपयोग करते हुए हम एंड टू एंड कनेक्शन प्रोटोकॉल को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो आपको बताना है जॉयस्टिक का काम क्या होता है। ऑप्शन ए साउंड कंट्रोल करना, बी कंप्यूटर में गेम खेलना, सी टेक्स्ट दर्ज करना और डी है चित्र बनाना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में गेम खेलना। तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए प्रायः जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लेक्सिबल मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए है आर हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है रोमवेयर और ऑप्शन डी है फर्मवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर उन कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करता है जो रोम में परमानेंटली सेव हो जाते हैं और हार्डवेयर के रूप में स्थायी होते हैं। तो याद रखेंगे फर्मवेयर जो हार्डवेयर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका एक संकलन है? ऑप्शन ए HTML का, बी ग्राफिक फाइल्स का, ऑप्शन सी ऑडियो और वीडियो फाइल्स का और ऑप्शन डी वेब पेजों का। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेब पेजों का। वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजों को मिलाकर बनी होती है, इसलिए याद रखेंगे वेब पेजों का संकलन ही वेबसाइट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेब 3.0 क्या है? ऑप्शन है ए इंटरनेट का अगला चरण जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन बी एक इंटरनेट आधारित फिल्म सीरीज का नाम है, ऑप्शन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरनेट पर कार्य करता है और ऑप्शन डी एक जाल है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करता है। तो आपको बताना है वेब 3.0 क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये एक इंटरनेट का अगला चरण है जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स जो वर्चुअल जगत को दर्शाते हैं, इन सभी का यूज़ होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक जानकारी और इसमें कि वेब 3.0 में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे और जबकि वेब 2.0 में डेटा किसी कंपनी इत्यादि के बाद में या किसी फर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उनके पास में डेटा रखा होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है नई वाली, तो उसकी उपयोगिता परखने के लिए बाजार में पहले ही उसको उतार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इनोग्रेशन, ऑप्शन बी बेटा रिलीज, ऑप्शन सी ब्लॉग और ऑप्शन सी ओपन टेस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटा रिलीज। यहाँ बेटा नहीं बीटा रिलीज है एक्चुअली। तो बीटा रिलीज कहा जाता है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो पहले उसका बीटा वर्जन आता है, उसके बाद में उसका जो मेन वर्जन होता है उसको लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में PhD हासिल की थी। आपको नाम दिए हैं, ऑप्शन ए में है राज रेड्डी, बी है ओंकार सोनवाने, सी है अंकित फाड़िया और डी है केविन मिटनिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज रेड्डी। राज रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में PhD हासिल की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हंग प्रिंटर है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है। ऑप्शन ए रिप रेप प्रिंटर, बी ओपन सोर्स प्रोटोटाइप, सी स्प्रिंग क्लीनिंग प्रिंटर और डी ऐसा कोई भी प्रिंटर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स प्रोटोटाइप। तो ओपन सोर्स प्रोटोटाइप ऐसा हैंगर प्रिंटर है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रोग के लिए ICMR द्वारा प्रसिद्ध मद्रास अध्ययन यानी मद्रास स्टडी का निर्माण किया गया था? तो ICMR के द्वारा मद्रास स्टडी किस रोग के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी एड्स। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए मद्रास स्टडी
का निर्माण किया गया था। तो आप याद रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस का संबंध मद्रास स्टडी से है और ये ICMR के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है? सीडेक ने सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर बनाया था? ऑप्शन ए मिहिर, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी है प्रत्यूष और ऑप्शन डी है एका। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परम 8000। तो भारत में सीडेक के द्वारा पहला विकसित कंप्यूटर बना था जिसका नाम था परम 8000। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? तो आप देखते हैं सभी डेस्कटॉप में आपको आइकन मिल जाते हैं। तो आइकन क्या है? ऑप्शन ए एक छोटी ग्राफिक इमेज, बी ऑब्जेक्ट्स, सी चार्ट और डी एक डेस्कटॉप पर उपस्थित पिक्सेल। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेस्कटॉप जो है एक छोटी ग्राफिक इमेज का नाम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन बी रीरन, ऑप्शन सी रिट्रीव और ऑप्शन डी रिटर्न। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिट्रीव। तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया रिट्रीव कहलाती है। अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अंकों का, बी अक्षरों का, सी चिन्हों का और डी उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का उपयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों, अक्षरों सभी का उपयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणित और उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता इत्यादि, ये सब चीज़ इसमें मेंशन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी डेटा को सजाना, ऑप्शन सी डेटा को उपयोगी बनाना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है। रे डेटा आपको मिलता है और उसको आपकी एक विशेष सूचना लायक डेटा को बना लेते हैं और जिसका उपयोग आप आगे किसी प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा को उपयोगी बनाना, यानी रे डेटा को उपयोगी बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? ऑप्शन ए तीव्र गति, बी त्रुटि रहित कार्य, सी गोपनीयता और डी उपर्युक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं आपको बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि मतलब गलती रहित कार्य के लिए एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में माना जाता है। इसमें तीव्र गति से कार्य किया जा सकता है, त्रुटि रहित कार्य किया जा सकता है। पासवर्ड इत्यादि का उपयोग करते हुए हम इसके डेटा को गोपनीय रख सकते हैं, यानी सूचनाओं को गोपनीय रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो आपको उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताना है जो डाटा लेती है, फिर उस डेटा का प्रोसेस करती है, फिर एक सूचना बना के एक आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। ऑप्शन ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी हार्डवेयर। तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, फिर उससे आउटपुट लिया जाता है और जो भी आउटपुट होता है उसे भविष्य में फिर से उपयोग करने के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग और डी आउटपुटिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडरस्टैंडिंग, यानी समझदारी कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार कोई भी प्रोसेस जो करना है वो करता है तथा वांछित आउटपुट जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। पर कंप्यूटर के पास में स्वयं सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है आपको बताना है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कूट दिए हैं, तो पॉइंट्स और कूट को मैच करना है। पहला है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है।
तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो कूट दिए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, और सी में है पहला, दूसरा और चौथा, और डी में है सभी, यानी चारों ऑप्शन इसमें आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो आंकड़ों के भंडारण कर सकती है, उनका विश्लेषण कर सकती है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रख सकती है, लेकिन कभी कभी वायरस के द्वारा वो संक्रमित भी हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बना होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सिलिकॉन, बी सिल्वर, सी कॉपर और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगी होती है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पुणे, बी बेंगलोर, सी मुंबई और डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली बात ही जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जो शहर मशहूर है वो बेंगलुरु है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा का भंडारण, बी डाटा का संग्रहण, सी उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना और डी है सूचना का विश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो आपको बताना है कंप्यूटर के गुण कौन कौन से नहीं हैं। ऑप्शन ए जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में है गोपनीयता, ऑप्शन नंबर सी में है बुद्धिहीनता और ऑप्शन नंबर डी में है विविधता। तो आपको बताना है इसमें कंप्यूटर के कौन से गुण नहीं हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धिहीन, यानी ये किसी प्रकार की सोचने वाले कार्य नहीं कर सकता है। एक प्रकार से बुद्धिहीन बक्से के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता और विविधता कंप्यूटर में देखने मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, सी कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना और डी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहा जाएगा जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता से संबंधित जानकारी उसके अंदर है, यानी वो जानता है कि कंप्यूटर को कैसे उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी जापान और डी यूएसए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके पास में विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? नाम बताइए। ऑप्शन ए मेन्यू, बी फोल्डर, सी क्लिपबोर्ड और डी डायरेक्टरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा मेन्यू। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामों की सूची होती है उसे मेन्यू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला है। तो विश्व की सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए एडा अगस्टा, ऑप्शन बी कैथरीन जॉनसन, ऑप्शन सी सिस्टर मैरी केलर और ऑप्शन डी हेडी लेमर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडा अगस्टा। एडा अगस्टा महिला है जिन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उस जगह का नाम बताइए जहां पर गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किया गया था। तो एबाकस एक संयंत्र है जिससे गणना की जाती थी प्राचीन काल में। तो कहां पे सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था? ऑप्शन ए भारत, बी कोरिया, सी जापान और डी चीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन, यानी चीन में सर्वप्रथम एबाकस का यानी गणना वाले संयंत्र का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मद्रास रेलवे, ऑप्शन सी कोलकाता रेलवे स्टेशन और ऑप्शन नंबर डी मुंबई रेलवे स्टेशन।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली रेलवे में सबसे पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन की पद्धति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अर्पानेट, बी वेबनेट, सी इंटरनेट और डी है टेलनेट। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी को 4 मूल कालखंडों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए यांत्रिक युग यानी मैकेनिकल, ऑप्शन बी विद्युत यांत्रिक युग यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक युग यानी इलेक्ट्रॉनिक युग और ऑप्शन डी परमाणु युग यानी एटॉमिक युग। तो सूचना प्रौद्योगिकी को 4 मूल कालखंडों में बांटा जाता है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु युग इसमें शामिल नहीं है। इसके 4 कालखंड के हिसाब से देखें तो 4 मूल कालखंड इसमें है। यांत्रिक युग के पूर्व का युग, उसके बाद में आएगा यांत्रिक युग, उसके बाद में विद्युत यांत्रिक युग और उसके बाद में जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक युग आता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, यानी www के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए सर टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर और ऑप्शन डी S.A. फोर्ब्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने www का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, CAD का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन ए कॉमन एडेड डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन और डी कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी CAD का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर अपनी कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है बताना है। ऑप्शन ए नंबर को, बी डेटा को, सी इनपुट को और डी प्रोसेसर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है डेटा को, यानी कंप्यूटर दिए गए आदेशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना या इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक लेन देन में ECS का अर्थ है। तो बैंक लेन देन में ECS का उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ECS का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंक में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेज़ी आई है और तेज़ी आने का कारण है कंप्यूटर में लेन देन का तेज़ होना, और इस प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग वर्तमान में चलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है बताना है। ऑप्शन ए केवल रोम में, बी केवल रैम में, सी दोनों में और डी दोनों में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल रोम में। बिना पावर के जो डेटा सेव होता है वो रोम में सेव होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, कौन सा है। ऑप्शन ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर, सी चिप्स और डी अनुपम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुपम। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी हॉलरिप, सी लेवनिस और डी ब्लेज पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे और 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण इन्होंने किया था, और कंप्यूटर में की शुरुआत में इन्होंने विभिन्न प्रकार का जो योगदान प्रदान किया था उसके कारण ही वर्तमान के आधुनिक कंप्यूटर तक हम पहुंच पाए हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संसार का पहला गणक यंत्र है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन सी मार्क 1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबेकस।
इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इसका प्राचीन आविष्कार बेबीलोन में किया गया था, यानी चीन का जो क्षेत्र है यहाँ पे हुआ था। यह आज भी गणना के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए IBM ने, ऑप्शन बी एप्पल ने, ऑप्शन सी इंटेल ने और ऑप्शन डी HCL ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेल ने। तो इंटेल कंपनी, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इंटेल ने, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में इंटेल कंपनी ने किया था। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम था इंटेल 4004। अगला प्रश्न है, IBM है, तो IBM क्या है बताना है। ऑप्शन ए एक चिप, बी एक कंपनी, सी एक कंप्यूटर का एक प्रकार और ऑप्शन डी है मेमोरी डिवाइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IBM एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये एक प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 नामक कंप्यूटर भी इन्होंने बनाया था, तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय भी IBM को ही जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए डिजिटल संकेतों का, बी एनालॉग संकेतों का, सी दोनों का और डी किसी का नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों प्रकार के संकेतों का यूज़ होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ऑप्शन ए रूस द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटेन द्वारा, ऑप्शन सी USA द्वारा और ऑप्शन डी जापान द्वारा। तो सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किसने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा USA द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी 0-1 जिसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, इसका उपयोग इसमें होता है। और इसके विकास में सर्वप्रथम अगर नाम लिया जाता है तो अमेरिका का नाम लिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी USA आएगा। अगला प्रश्न है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें PC, लैपटॉप इत्यादि ये सभी चीज़ इसमें आ जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए AI, ऑप्शन बी BI, ऑप्शन सी CI और ऑप्शन डी DI। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AI, यानी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाएगा वो AI होगा। AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम ज्ञान की क्षमता जिसे कहते हैं। इसका विकास वर्तमान में आरंभ हो चुका है और कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी AI से ही होने वाला है। तो इसलिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं वो बनेंगे AI टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी लेडी एडा अगस्टा, ऑप्शन सी एप्पल कंपनी और ऑप्शन डी IBM कंपनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका इससे पहले भी हम ये प्रश्न कर चुके हैं। तो लेडी एडा अगस्टा जो कि चार्ल्स बेबेज की शिष्या भी थी, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाने में मदद की थी और इन्होंने सर्वप्रथम प्रोग्राम बनाया था जिसका उपयोग चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर में किया था। अतः इन्हें संसार के प्रथम प्रोग्रामर के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो क्या प्रयोग होता है बताना है। ऑप्शन ए SSIC, बी MSIC, सी VLSIC और डी है ULSIC। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको बताना है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली युक्ति कौन सी है। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली युक्ति का नाम है ULSIC। ULSIC का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का उपयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लगाना आसान होता है। तो याद रखेंगे वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ULSIC होती है और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। इसमें ढेर सारे उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन ए ENIAC,
बी यूनिवेक, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनिएक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था एनिएक। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी रॉबर्ट नोई और ऑप्शन डी बी और सी दोनों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों आते हैं। तो बी में जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास में योगदान दिया था, इसलिए इन्हें विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एरावत, ऑप्शन बी फ्रंटियर, ऑप्शन सी फुगाकू और ऑप्शन डी प्रत्यूष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रंटियर। वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरीज में स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन ए फुगाकू, ऑप्शन बी पेस, ऑप्शन सी परम और ऑप्शन डी अनुपम। तो इससे पहले ही हमने सॉल्व किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फुगाकू। फुगाकू अमेरिका से संबंधित है। बाकी हम बात करें तो पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो अनुराग कंपनी के द्वारा किया गया था। परम सीडेक ने किया था और अनुपम की बात करें तो भाभा इंस्टीट्यूट ने इसे किया था। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी बिल गेट्स ने, ऑप्शन सी मार्कोनी ने और ऑप्शन डी है बिल क्लिंटन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और जो पहला कंप्यूटर बना था उसे इन्होंने एनालिटिकल इंजन कहा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर किस चीज़ के प्रयोग के कारण वर्तमान में छोटे कंप्यूटर लैपटॉप, पामटॉप या मोबाइल के रूप में जो आ रहे हैं, ये किसके द्वारा हुआ बताना है। ऑप्शन ए नैनो पदार्थ, ऑप्शन बी अति संचालक, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी समकलित परिपथ चिप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समकलित परिपथ चिप, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी चिप के नाम से भी जाना जाता है। लाखों की संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लगाना आसान होता है, इसलिए लघु रूप में कंप्यूटर को बनाना संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, सीडेक का संबंध है। तो सीडेक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टीवी, बी टेलीमेटिक्स, सी कंप्यूटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप भली बात ही जानते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सीडेक का जो संबंध है वो कंप्यूटर से है। और सीडेक का फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है। यह जो संस्थान है ये पुणे में स्थित है। ये सुपर कंप्यूटर के निर्माण में और कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बेंगलुरु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। और कंप्यूटर के निर्माण में जो चिप बनती है वो सिलिकॉन से बनती है, आप भली बात ही जानते हैं। तो इसका विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर होने के कारण ही बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी टफरस और ऑप्शन डी है एनिएक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनिएक। पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनिएक था। अगला प्रश्न है, एटाना साफ बेरी क्या है जिसे ABC के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ऑप्शन सी एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन डी पहला लैपटॉप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जिसे ABC के नाम से जाना जाता है। ये या फिर इसे एटाना साफ बेरी भी बोलते हैं। ये 1939 में इसका उद्भव हुआ था, 1939 में से बनाया गया था और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी विख्यात है। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन था? ऑप्शन ए क्लिफर्ड बेरी, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लिफर्ड बेरी। इन्होंने ही एबीसी एटमासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था और इसको ही एटमासॉफ बेरी कंप्यूटर के नाम से या एबीसी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक से, बी फाइबर से, सी सेमीकंडक्टर से और डी सिल्वर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? ऑप्शन ए एबीसी, बी एनिएक, सी यूनिवेक और डी है इडवेक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिक। तो एनिएक जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए परम सिद्धि, ऑप्शन बी प्रत्युष, ऑप्शन सी फ्लो सॉल्वर और ऑप्शन डी एरावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एरावत होगा। एरावत भारत का एक एआई सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि 2023 में की गई थी, इसमें दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर में से एक जगह मिली थी। तो ये टॉप 500 कंप्यूटर में शामिल हुआ था, याद रखेंगे। और एरावत भारत का पहला एक एआई सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए सीडेक ने, ऑप्शन बी बार्क ने, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली ने और ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडेक ने। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जिसने किया था उस कंपनी का नाम था सीडेक। सीडेक ने विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को बनाया था, जिसमें परम 10,000, परम 8,000, ठीक है, या परम सीरीज के कंप्यूटर आप कह सकते हैं। 1998 में इन्होंने परम 10,000 पेश किया था। परम 10,000 को मौसम की भविष्यवाणी और अन्य वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा डिजाइन किया गया था बताना है। ऑप्शन ए सीडेक पुणे, ऑप्शन बी नाल बेंगलुरु, ऑप्शन बी बार्क मुंबई और ऑप्शन डी इसरो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लो सॉल्वर जो कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, इसको विकसित करने वाला नाल बेंगलुरु है। नाल ने इसे विकसित किया था और ये बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए रोबोट कंप्यूटर, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी चिप और ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन ए कोड स्मृति, ऑप्शन बी अर्धचालक स्मृति, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी वाल्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो था उसका प्रयोग किया गया था, वाल्व का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसमें सुपर कंप्यूटर के नाम दिए हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। ऑप्शन ए मिशिगन माइक्रो मोड, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी फ्रंटियर और ऑप्शन डी है फिजिक्सु। इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी परम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूनिवेक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन नंबर ए मिशिगन माइक्रो मोड, ऑप्शन नंबर बी IBM मशीन, ऑप्शन नंबर सी फुकाहू और ऑप्शन नंबर डी फिजित्सु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशिगन माइक्रो मोड दुनिया का सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा इसको बनाया गया था और यह डिवाइस रेडियो एंटेना की जगह प्रकाश की मदद से डाटा रिसीव और ट्रांसमिट करता है और यह अत्यंत छोटा है। और
जनरली अत्यंत छोटा है, इस वजह से इसे मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाएं कौन से हैं जो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुए? ऑप्शन ए द हिंदू और इंडिया टुडे, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, ऑप्शन सी पंजाब केसरी और इंडिया टुडे, और ऑप्शन डी दैनिक जागरण और द हिंदू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द हिंदू और इंडिया टुडे ये दो पत्रिकाएं जो हैं वो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध होने वाली पत्रिकाओं का हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन और ऑप्शन डी सीपीयू। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं या आईसी चिप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पामटॉप, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप और डी नोटबुक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेट न्यूट्रलिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए, ऑप्शन नंबर सी सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और ऑप्शन नंबर डी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहां से इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यही चीज़ नेट न्यूट्रलिटी कहलाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? आपको सन बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 1986, बी 1984, सी 1995 और डी 2001। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 1986 में की गई थी और यह केवल शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के लिए उस वक्त उपलब्ध था, यानी आम नागरिक इससे उपयोग नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न है, भारत में आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? अब ये अगला प्रश्न हो गया। ए 15 अगस्त 1986, बी 15 अगस्त 1995, सी 15 अगस्त 1984 और डी 15 अगस्त 2001। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 के दिन इंटरनेट को दोबारा से लॉन्च किया गया और इसकी पहुंच जो है वो विशेष शैक्षणिक कार्यों या वैज्ञानिक कार्यों के अलावा आम जनता तक पहुंच इसकी हो गई। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए हैं ए टाटा कंसल्टेंसी, बी रिलायंस जियो, सी BSNL और डी BSNL। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BSNL। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा BSNL के द्वारा आरंभ की गई थी और ये 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। तो BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये राज्य सरकारी स्वामित्व वाली एक संस्थान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में ये सिलिकॉन वैली वाला एक बार पुनः ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी मुंबई। सही उत्तर बेंगलुरु है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे BTC से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है BTC से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए एक विदेशी मुद्रा है, ऑप्शन बी एक आभासी मुद्रा है, ऑप्शन सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और डी ब्रांड ट्रेडिंग सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक आभासी मुद्रा है। BTC बिटकॉइन से संबंधित है और बिटकॉइन 2009 में एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, B2B का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस को जानकारी देने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी
वो व्यावसायिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यवसाय और व्यक्तिगत खरीदार सम्मिलित होते हैं। और ऑप्शन डी किसी बिजनेस की जानकारी देने के लिए की प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, और किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस को जानकारी देने की प्रक्रिया B2B कहलाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल, मंत्रा। तिकोना, नेस्ट्रा और एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन किसके उदाहरण? तो ये तीन नाम दिए हैं, तिकोना, नेस्ट्रा और एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन, ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, बी कंप्यूटर डिजाइन करने वाली कंपनी, सी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और डी कंप्यूटर के कंपोनेंट बेचने वाली कंपनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, यानी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है भारत में, तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एलन मस्क, बी पॉल एलन, सी बिल गेट्स और डी बी और सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। बी और सी में पॉल एलन और बिल गेट्स, इन्होंने मिल करके 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी लेडी अगस्ता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली को प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इन्हें प्रथम वेबसाइट यानी www आप बोल सकते हैं, तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक नाम और याद रखें, डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट। अगर डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है अलग से, तो 1964 में इन्होंने माउस का आविष्कार किया था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कंपोनेंट माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन डी लेडी अगस्ता। इसका सही उत्तर कुछ देर पहले ही हमने पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट। इन्होंने 1964 में माउस का आविष्कार किया था जो लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, सीडेक क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कंप्यूटर कंपोनेंट संबंधी एआई बेस्ड तकनीक का नाम है, बी रेडियो कम्युनिकेशन तकनीक के लिए, ऑप्शन सी इसरो के एक भाग के रूप में काम करता है और ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध संस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर कंपोनेंट संबंधी एआई बेस्ड तकनीक है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंकों में एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन किस तकनीकी का उदाहरण है? ऑप्शन ए MAN मैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी वैन और ऑप्शन डी इंटरनेट। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैन। बैंकों में एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वैन का एक उत्तम उदाहरण है। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का संबंध किससे है? तो आपको बताना है ब्लूटूथ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए एक बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एक सोशल नेटवर्किंग तकनीक, ऑप्शन सी एक फ्री म्यूजिक टूल और ऑप्शन डी एक सर्च इंजन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में और कंप्यूटर और विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ा जाता है और डाटा ट्रांसफर इत्यादि पॉसिबल हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को किसने जन्म दिया? तो हॉटमेल को किसने विकसित किया बताना है। ऑप्शन ए समीर निगम, ऑप्शन बी सबीर भाटिया, ऑप्शन सी विजय शेखर शर्मा और ऑप्शन डी अंकित फाड़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबीर भाटिया। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा जो कि हॉटमेल के नाम से जानी जाती है इसको जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी लेडी अगस्ता और डी टिम बर्नर्स-ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द रोड अहेड। ये इन्होंने 1995 में लिखी थी और वर्तमान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फ़ोनपे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसके संस्थापक हैं। तो फ़ोनपे के संस्थापक का नाम बताना है।
और वर्तमान में जो संस्थापक थे वही सीईओ हैं। ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन बी समीर निगम, ऑप्शन सी पॉल बुसाइड और ऑप्शन डी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समीर निगम। फ़ोनपे की स्थापना भारत में हुई थी और इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। समीर निगम ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ में अगर बात करें तो कुछ इंजीनियर और शामिल थे जिनके नाम है राहुल चारी और बुर्जिन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बेतार तकनीक वाईफाई का अर्थ है, तो वाईफाई का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए वायरलेस फोरकास्ट, बी वाइड फॉर्च्यून, सी वायरलेस फिडेलिटी और डी वायर्ड फोरकास्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का अर्थ है और इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है और डाटा ट्रांसफ़र इसमें आसान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए वी एस शिवा अय्युदुरई, ऑप्शन बी रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी समीर भाटिया और ऑप्शन डी है विजय शेखर। तो दोस्तों इसका उत्तर हम पहले देख चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी एस शिवा अय्युदुरई। तो वी एस शिवा अय्युदुरई ने भारत में ईमेल का आविष्कार किया था। ये 1978 में अय्युदुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था। इसे ईमेल कहा जाता है। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट आदि सब कुछ था। और इनके पास में जो भारत के जो वीर शिवा अय्युदुरई है, इनके पास में ईमेल शब्द का कॉपीराइट भी रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिक्सेल क्या होता है? ऑप्शन ए एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्रों को प्रदर्शित करता है, बी स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है, सी स्क्रीन पर कलर कॉम्बिनेशन का नाम है और डी एक कंप्यूटर डिवाइस है जो आउटपुट प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक पिक्सल कहलाती है। तो ये पिक्सल के कारण ही किसी प्रकार की छवि, कोई जटिल चित्र, कलर इत्यादि जो आपके कंप्यूटर या स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो इन्हीं के कारण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कंप्यूटर स्क्रीन का आधार नहीं है। ऑप्शन ए TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी TLOD यानी थिन लिक्विड ऑर्गेनिक डायोड, ऑप्शन सी OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और AMOLED डिस्प्ले यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपको बताना है कंप्यूटर स्क्रीन के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनके नाम दिए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी TLOD इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे LCD बोलते हैं, OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और AMOLED यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये सभी कंप्यूटर स्क्रीन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट का अगला चरण कौन सा होगा? ऑप्शन ए वेब 1.0, बी वेब 2.0, सी वेब 3.0 और डी है वेब 4.0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटरनेट का जो अगला चरण होगा वो वेब 3.0 होगा। इंटरनेट के अगले चरण के रूप में ब्लॉकचेन के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स जो वर्चुअल जगत को दर्शाता है इत्यादि शामिल होगा। इसमें जो डेटा को मैनेज करने का जो पावर होगा वो यूज़र को होगा, किसी अन्य कंपनी को या फर्म को नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मेटावर्स का अर्थ है। ऑप्शन ए आभासी दुनिया को संदर्भित करता है, बी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, सी एक क्रिप्टो करेंसी है और डी एक कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, आभासी दुनिया को संदर्भित करता है। मेटावर्स एक शिथिल रूप है जो आभासी दुनिया को संदर्भित करता है। इसमें अवतारों द्वारा दर्शाए गए उपयोगकर्ता आमतौर पर 3D में बातचीत करते हैं और सामाजिक और आर्थिक कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मेटावर्स का संबंध आभासी दुनिया से है। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी क्या है? ऑप्शन ए एक मेलवेयर, बी एक चैटबॉट, ऑप्शन सी एक एंटीवायरस और ऑप्शन डी एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक चैटबॉट। चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्रिटेंडेड
ट्रांसफॉर्मर है। ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट है और इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। विभिन्न प्रकार के वर्जन इसके वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, ओपन एआई के सीईओ हैं। ऑप्शन ए ग्रेग ब्रॉकमैन, बी सैम ऑल्टमैन, सी एलन मस्क और डी बिल गेट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई के सीईओ जो हैं उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोज़िला, बी एपिक, सी क्रोम और डी सफारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपिक। एपिक 2008 में बनाया गया था और भारत का एक स्टार्टअप था जिससे हिडन रिफ्लेक्स कहा जाता है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला वेब ब्राउज़र का नाम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पहला वेब डिजाइनर कौन था? तो आपको बताना है ऑप्शन ए चार्ल्स वेबेज, बी टिम बर्नर्स-ली, सी लेडी अगस्टा और डी बिल गेट्स। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। पहला वेब डिजाइनर का नाम अगर बात करें तो लेडी अगस्टा, क्षमा चाहेंगे इसमें आ जाएगा, पहला वेब डिजाइनर बोला है, पहला प्रोग्रामर है लेडी अगस्ता और पहला वेब डिजाइनर होगा बर्नर्स-ली। बर्नर्स-ली को वेब डिज़ाइन का जनक माना जाता है। इन्होंने 6 अगस्त 1991 को अपनी टीम की मदद से दुनिया में पहला वेब डिज़ाइन लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर उद्यमी हैं। तो विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर कौन है? ऑप्शन ए श्री लक्ष्मी सुरेश, ऑप्शन बी अजय पुरी, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री लक्ष्मी सुरेश। श्री लक्ष्मी सुरेश जब केवल 8 वर्ष की थी तब उन्होंने भारत में यानी भारत के केरल में कोझिकोड नामक एक स्थान है, वहाँ पर अपने स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट को डिज़ाइन किया था, उसका विकास किया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने 2 कंपनी ओपन कर ली थी जिसका नाम था टीनी लोगो, एक लोगो आधारित खोज इंजन, और ई डिज़ाइन, एक वेब डिज़ाइन से संबंधित कंपनी की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे इन्होंने 100 से ज़्यादा वेबसाइट भी बनाई हुई हैं और श्री लक्ष्मी सुरेश भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे कम उम्र की वेब डिज़ाइनर उद्यमी के रूप में फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका है। चैटबॉट क्या है? ऑप्शन है ए वार्तालाप अनुकरण और प्रसंस्करण करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम, बी एक रोबोट टेक्नोलॉजी जो भविष्य पर आधारित है, सी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो 2024 में लॉन्च हुआ था, और डी एक ई कॉमर्स कंपनी जो ग्राहक से ऑनलाइन संपर्क रखती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वार्तालाप अनुकरण और प्रसंस्करण करने वाले कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो मानव वार्तालाप किसी प्रकार का हो सकता है, वो लिखित हो या मौखिक हो, उसका अनुकरण करता है, उनका प्रसंस्करण करता है। आप इससे कुछ भी पूछते हैं तो वापस से उधर आपको रिप्लाई करते हुए जवाब देता है। यह टेक्स्ट या वॉइस मोड में होता है, आप या तो टाइप कर दो या बोल दो। तो मानव वार्तालाप की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक चैटबॉट है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद हमजा, ऑप्शन बी अरहम तलसानिया, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मी सुरेश और ऑप्शन डी है बर्नर्स-ली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरहम तलसानिया। तो अरहम तलसानिया को दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर के रूप में माना जाता है और इस नाम से इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग डेवलपिंग की थी और इस वजह से इन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर कहा जाता है। और इससे पहले हम श्री लक्ष्मी सुरेश के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। श्री लक्ष्मी सुरेश जो थी वो सबसे कम उम्र की वेब उद्यमी रही हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सीपीयू की गति का मापन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, बी डॉट पर इंच, सी विकर्णतः और डी केबी अथवा जीबी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीगाहर्ट्ज, यानी सीपीयू की गति का मापन जो किया जाता है वो गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है? तो डीवीडी से अधिक डेटा किस में आ जाता है? ऑप्शन ए सीडी रोम में,
ऑप्शन बी फ्लॉपी में, ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क में और ऑप्शन डी रेड रे डिस्क में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे डिस्क। तो डीवीडी से के बाद में आया था ब्लू रे डिस्क और ये डीवीडी से ज़्यादा डेटा संग्रहण करता था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से इसका उपयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिस्टम बस, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी भंडारण या स्टोरेज और ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। सीपीयू का उपयोग प्रोसेस जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनयूयूपी का पूर्ण रूप क्या है? एनयूयूपी का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है नेशनल यूनिटाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म और ऑप्शन नंबर सी है नेशनल यूनिटाइड यूएसएसडी प्रोटोकॉल और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल यूनिफाइड यूएसपी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल यूनिटाइड यूएसएसडी प्रोग्राम। यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्रोटोकॉल। तो नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म है, ये एनपीसीआई की एक यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो सभी बैंक और दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं को एक साथ लाने का काम करती है। एनयूयूपी में ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन से केवल *99#, आपने इसके बारे में पहले भी जानकारी देखी होगी, *99# नंबर दबा करके बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और ये उस नंबर से डायल किया जा सकता है जो आपके खाते से जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैनवास क्या है? ऑप्शन आपको दिया है, ए एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर, बी एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी एक वेब ब्राउज़र और ऑप्शन डी है एक सर्च इंजन। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। कैनवास एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है जो ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग को सपोर्ट करता है। यह प्रोफेसरों को ग्रेड, जानकारी, असाइनमेंट, ऑनलाइन पोस्ट इत्यादि करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए ब्रॉडबैंड हाईवे, ऑप्शन बी बैंकों का डिजिटलीकरण, ऑप्शन सी नौकरियों के लिए आईटी और ऑप्शन नंबर डी है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकों का डिजिटलीकरण। यह वो विकल्प है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभों में शामिल नहीं है। अगर हम 9 स्तंभों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के 9 स्तंभ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में हुए थे। सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है ये 2014 में अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था और देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणित करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सार्थक ऐप का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कर्मचारी प्रबंधन, बी पर्यटन, सी रोजगार पोर्टल और डी कौशल विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी प्रबंधन। यह मोबाइल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट पोर्टल ऐप है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और मध्य प्रदेश के सरकार ने विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ में MPSCDC द्वारा विकसित किया था। इसके माध्यम से कर्मचारियों की अटेंडेंस, एक्टिविटी, उनके टूर, छुट्टियां, प्रोफाइल आदि को प्रबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी है 2007। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत 2006 में की गई थी, लेकिन 2007 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। यह मध्य प्रदेश की विभिन्न सेवाएं जैसे सरकारी नौकरी, परिणाम, एडमिट कार्ड, परामर्श देना या सरकारी निकायों की जानकारी रखना इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों ये इस कंप्यूटर सीरीज़ का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और निश्चित ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये हमने ऑब्जेक्टिव मोड में आपके लिए जानकारी प्रस्तुत की है। इसका डिटेल जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।